हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसे जनरली स्टूडेंट्स जीओसी भी बोलते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखिए आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आपको किसी भी एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर काउंट करने हैं। ओके, तो देखिए अगर हम इस कार्बन के पास देखें तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ हैं और एक इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इस कार्बन के पास हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स। लोन पेयर कोई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 का मतलब है sp2। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में इस तरह देख सकते हैं। अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर 2 आते हैं तो 2 का मतलब है sp, एक s और एक p। अगर 3 आते हैं तो आप sp2 कर दें, 4 आ रहे हैं तो sp3, 5 आते हैं तो sp3d। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को सिंपली स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर, तो 3 का मतलब ये sp2 है। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड है, राइट में भी डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। तो इस तरफ भी एक सिग्मा होगा और इस तरफ एक सिग्मा होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये sp होगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाएंगे, ये 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन के पास क्या है? इसके पास 1 सिग्मा है और 2 लोन पेयर हैं, तो 3 मिला के sp2। ओके, तो दैट इज वेरी सिंपल मेथड। अब ऐसे अगर आप सेकेंड प्रॉब्लम करें, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कार्बन के अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और वो न्यूट्रल है, मतलब हम कार्बोकैटायन की बात नहीं कर रहे, हम कार्बेनायन की बात नहीं कर रहे, तो न्यूट्रल कार्बन जिसके सारे सिंगल बॉन्ड हैं वो sp3 ही होता है। और अगर किसी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कभी भी sp3 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, तो ये sp3 है। इन दोनों कार्बन्स को अगर आप देखते हैं तो इस कार्बन के पास जो सेंटर में कार्बन है इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए एक लेफ्ट में कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस डबल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड, तो 3 इसके पास है और 3 ही इस राइट वाले कार्बन के पास भी हैं, तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हैं। थर्ड अगर हम देखते हैं, ये एसीटोन का एग्जांपल दिया गया है। तो यहां पर देखिए जो टर्मिनल पोजीशंस हैं, ये 2 जो कार्बन हैं इन दोनों के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 का मतलब sp2। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन भी sp2। ठीक है, और फोर्थ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि साइनो ग्रुप है तो साइनाइड इज C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए फर्स्ट इज 2 सिग्मा और एक तीसरा डबल बॉन्ड में, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। सेंटर वाले कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2 है। और इस साइनाइड वाले कार्बन के पास 1 सिग्मा इस ट्रिपल बॉन्ड में होगा और 1 सिग्मा लेफ्ट में है, तो 2 सिग्मा है तो sp। अब फिफ्थ केस देखें, बेंजीन यहां पर पूछा गया है। तो बेंजीन में आप सबने पढ़ा होगा कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, क्योंकि हर पोजीशन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड है।
तो देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक सिग्मा ये हो गया, ये दूसरा सिग्मा और ये 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन, ऑल कार्बन्स आर sp2। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, अब फ्री लोन पेयर और नॉर्मल लोन पेयर में क्या डिफरेंस है ये आप समझेंगे अगर आपने रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ा है, कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है वो डोनेशन के लिए फ्री नहीं होता। ठीक है, तो उसको आप फ्री लोन पेयर में काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है कि जिस लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर रहे हैं वो किसी भी तरह से डीलोकलाइजेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट है बेंजीन, देखिए सिग्मा बॉन्ड सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन साथ में रहेगा यहां पे। ठीक है, तो इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं? 6, तो इसके पास CH बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, अब वैसे ही एक सिग्मा ये 2 3 4 5 और ये 6, तो रिंग में 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 3 यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या आप बोल सकते हैं कि 3 यहां पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो टोटल सिग्मा कितने हुए? 12 और टोटल पाई कितने हुए? 3। वैसे सेकंड केस CH2Cl2, अब देखिए CH2Cl2 मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं टोटल, तो 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, 2 क्लोरीन के साथ हैं, तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कैसे हैं वो? इनमें से 2 CH हैं और 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं। थर्ड केस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एलीन, अब देखिए लेफ्ट वाला जो कार्बन है इसके 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 कार्बन के साथ, तो टोटल सिग्मा गिनेंगे तो 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 2 इस हाइड्रोजन के साथ 4, ये बीच में 1 सिग्मा 5 और ये 6, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड कितने? 2 दिख रहे हैं आपको, 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ फोर्थ CH3NO2, देखिए NO2 में नाइट्रोजन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो अगर हम कार्बन के पास देखें तो कार्बन के पास 4 सिग्मा है। ठीक है, देखिए 3 बॉन्ड ये हो जाएंगे और एक ही कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। अब इसमें काउंट करें आप तो 3 4 और ये 5। ओके, तो हमारे पास 5 सिग्मा हो गए और 6 आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका उसको एज आप सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 6, तो आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए और आपके पास एक पाई बॉन्ड यहां पर आ गया है। अगर आपको ज़्यादा ही स्पेसिफाई करना है तो आप बोल सकते हैं कि 6 सिग्मा में एक हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम फिफ्थ इज HCONHCH3। अब देखिए यहां पर अगर आप वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो HC, अब देखिए ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ ही लगा होगा, फिर NHCH3। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 3 ही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जनरली डबल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो यहां पर ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर आ गए आपके पास, और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए जब आइसोप्रोपाइल लिखते हैं हम तो आइसोप्रोपाइल का मतलब है ये स्ट्रक्चर। ठीक है,
अल्कोहल को छोड़ दीजिए, सिर्फ आइसोप्रोपाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है। और यहां पर मैंने ये बॉन्ड लगा के छोड़ दिया है, इसका मतलब कि आइसोप्रोपाइल के साथ जो भी अटैच होता है वो इस पोजीशन पे अटैच होता है। अगर वो अल्कोहल है तो अल्कोहल का OH यहां लग जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड का Cl यहां लग जाएगा। तो आइसोप्रोपाइल आपने ये याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब क्योंकि अल्कोहल दिया गया तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, OH लगा देंगे, ठीक है। इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए टोटल यहां पर जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। इसको अगर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो ये आ गया, क्योंकि जो कॉर्नर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बन का एक ये बॉन्ड है तो 3 अदर बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ होंगे। यहां पर भी एक CH3 होगा, यहां पर सेंटर में कार्बन है जिसके 3 बॉन्ड बने हैं, तो 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। सेकंड देखिए 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है वर्ड रूट को। वर्ड रूट इज ब्यूट, मीन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन आपके पास आगे बॉन्ड लाइन में। अब ब्यूट के साथ फंक्शनल ग्रुप कैसे, देखिए ब्यूट के आगे एन है। एन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है। और अल का मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइडी ग्रुप को। एन का मतलब है ऑल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए अल्डिहाइड का मतलब है कि टर्मिनल पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा होता है, तो ये टर्मिनल है या फिर लेफ्ट वाला टर्मिनल ले लेते हैं, तो कोई भी एक लेके उसको आप CHO कर दें, ठीक है। तो यहां पर कार्बन के 2-3 बॉन्ड हो गए और 4th ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ब्यूट हमने लिख दिया, एन सारे सिंगल बॉन्ड हमने लिखे हैं, अल्डिहाइड हमने मेंशन कर दिया। अब देखिए 2,3 डाइमिथाइल। अब नंबरिंग इस पे कहां से करनी है, जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो इसको आप नंबरिंग देंगे 1 2 एंड 3 4। तो 2,3 डाइमिथाइल, तो 2 पे एक मिथाइल, 3 पे दूसरा मिथाइल, ये हो गया। तो ये आ गया आपके पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। थर्ड क्वेश्चन, वैसे देखिए हेप्टेन 4 ओन। अब इसमें वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ओके सॉरी, हेप्ट मीन 7 कार्बन। तो 7 कार्बन की एक चेन ले लेते हैं, देखिए 2 4 6 7 कार्बन हो गए। अब यहां पर फंक्शन ग्रुप क्या है, ओन। ओन मीन्स कीटोन। अब कीटोन कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं होता, तो कहां दिया गया कीटोन की पोजीशन 4 पे। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे क्या है, ओन मीन्स डबल बॉन्ड O। तो these are the bond line formulas for these 3 compounds। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट, देखिए इसमें हमारे पास एक एरोमेटिक ग्रुप है बेंजीन और एक हमारे पास एलिफेटिक चेन है 3 कार्बन की। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपका मेन पेरेंट चेन काउंट होगा। तो पेरेंट चेन में हम क्या देखते हैं, जनरली हम देखते हैं कि किस चेन में फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, या किस चेन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या किस चेन में लेंथ ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो अगर देखते हैं हमारे पास 2 चेन्स हैं, एक तो ये एलिफेटिक चेन है जिसमें कितने हैं हमारे पास 3 कार्बन है, और दूसरा ये एरोमेटिक पार्ट है, एरोमेटिक पार्ट में हमारे पास 6 कार्बन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एरोमेटिक वाले पार्ट में है, और 3 कार्बन वाली चेन में कोई फंक्शन ग्रुप भी नहीं लगा, जिसकी वजह से हम इसको मेन पेरेंट चेन माने। तो इसका मतलब वो पेरेंट चेन आपके पास बेंजीन आएगा। तो बेंजीन के पास क्या लगा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर ये जो 3 कार्बन का है इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे। तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। पर क्योंकि ये ब्रांच है तो प्रोपेन की जगह इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, ठीक है। तो और पोजीशन भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 आप लिख सकते हैं इसको 1 प्रोपाइल, ठीक है, और 1 की जगह आप सिंपल इसको प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, ब्रांच नेम इज प्रोपाइल बेंजीन,
ठीक है, मतलब बेंजीन पे प्रोपाइल आपने अटैच कर दिया है। कहाँ अटैच किया है? कहीं भी करेंगे क्योंकि एक ही जगह पे करना है। सेकंड देखिए, अब इस केस में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साइनो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम नाइट्राइल लिखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कभी कभी नंबरिंग यहाँ पर इससे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। पर जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड है, जैसे आपका CN है, COOH कार्बोक्सिल है, या आपके पास एस्टर ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, या अमाइड ग्रुप है, तो उनके कार्बन इंक्लूड होते हैं नंबरिंग में। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। 3 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। तो आप इसे लिखेंगे 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। और ग्रुप क्या है? नाइट्राइल। ठीक है, तो 3 मिथाइल, वर्ड रूट इज पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन नाइट्राइल। ओके, क्लियर? तो नाइट्राइल का भी यूज करना है जब CN का कार्बन आपकी नंबरिंग में इंक्लूडेड है। उसको साइनो कब लिखना है? जब वो ब्रांच में है या फिर उसके कार्बन को आपने इंक्लूड नहीं किया है नंबरिंग में। वैसे थर्ड क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं है, यहां पर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये एल्केन है तो एल्केन में लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचेस कहाँ का आएंगी? देखिए 1 2 पे ब्रांच आइए, 3 4 5, तो 2 और 5 पे ब्रांच आ रही है। अगर आप राइट से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 पे आ रही है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा ये 7, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 9। तो छोटा कौन सा है? 7। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए 2 और 5 पे क्या ग्रुप है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 2, 5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ, अब देखिए जो आपके पास हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हैं या फ्लोरीन, इनको कभी भी फंक्शन ग्रुप नहीं मानते, इन्हें हम हमेशा एज अ ब्रांच कंसीडर करते हैं। तो नंबरिंग इसमें कहाँ से करेंगे? जहाँ से लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स आए। तो लेफ्ट से चलेंगे तो ब्रांचेज जल्दी मिलेंगी क्योंकि 1 2 3 3 पे ब्रांचेज मिल रही हैं। राइट से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पे जाके आपको ब्रांचेज मिल रही हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 2 3 पे ब्रोमो अल्फाबेटिकली, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 2 4 6 7, हेप्टेन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। ब्रोमो इसलिए पहले लिखा क्योंकि BC से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, इसे हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है? CHO, दैट इज अल्डिहाइड। तो जहां से फंक्शन ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे क्या लगा आपके पास? क्लोरो। तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 क्लोरो। टोटल कार्बन है 3 का मतलब क्या होगा? प्रॉप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के, तो प्रॉप के आगे एन, और अल्डिहाइड का नेम क्या होगा? अल। तो 3 क्लोरो प्रोपेनल। वैसे ही लास्ट प्रॉब्लम देखिए, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लिखें तो CHCl CH2OH। अब देखिए इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है? OH इज अवर फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन या हेलोजन्स हमेशा ब्रांचेस काउंट होती हैं, इनको कभी भी फंक्शन ग्रुप की तरह काउंट नहीं करते हैं। तो नंबरिंग फंक्शन ग्रुप की तरफ से स्टार्ट होगी 1 2 2 2 क्या है यहाँ पे? 2, 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ओल, तो 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल।
ओके, तो आई होप आपको IUPAC नेम्स इन सारे क्लियर होंगे। तो IUPAC नेम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और एक बार अगर आप 50-60 प्रॉब्लम्स इसमें अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे JEE के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, JEE के लिए तो आपको 2 to 300 एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, बट अगर बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 50-60 अच्छे एग्जाम्पल्स अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड्स कंसर्न्ड। कि हमारे पास नेम्स दिए गए हैं, अब हमें ये बताना है कि क्या ये नाम IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट नाम अगर हम देखते हैं 2,2-डाईमिथाइल पेंटेन, इसका मतलब वो कि वर्ड रूट में 5, मतलब मेन चेन में 5 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और नंबर 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच लगे हैं। इसी का अगर हम दूसरा नाम जो उन्होंने दिया है उसको देखें तो 2-डाईमिथाइल पेंटेन। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, डाईमिथाइल का मतलब है कि मिथाइल 2 बार लगा हुआ है, तो अगर 2 बार लगा है तो उसकी 2 पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 पोजीशन है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 2,2 का मतलब है कि दोनों बार एक ही कार्बन पे लगा है। 2,3 हो सकता है कि एक बार सेकंड कार्बन पे और एक बार थर्ड कार्बन पे है, तो एटलीस्ट 2 पोजीशन मेंशन यहाँ पर होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर मेंशन है 2,2, यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड देखें बी पार्ट, 2,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, मतलब 8 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक 2 पे, एक 4 पे और एक 7 पे। सेकेंड है 2,5,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। तो डिफरेंस किसका आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है नंबरिंग का। अब अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि 2,4,7 या 2,5,7, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग हम कौन सा चूज करेंगे? 2,4,7, ठीक है, क्योंकि इसका सम आपके पास छोटा आएगा। तो सेकंड केस में भी कौन सा नाम करेक्ट होगा? फर्स्ट वन, 2,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। थर्ड देखिए 2-क्लोरो-4-मिथाइल पेंटेन और 4-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन। तो चलिए मिथाइल पेंटेन या पेंटेन पार्ट तो सेम है, डिफरेंस कहाँ है? 2-क्लोरो-4-मिथाइल या 4-क्लोरो-2-मिथाइल। अब देखिए अगर आप इसका सेट ऑफ लोकेंट निकालें तो वो 2 + 4 और यहाँ पर भी 4 + 2 6 ही रहेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ लोकेंट भी यहाँ पर दोनों में सेम है, पर डिफरेंस क्या है कि जब भी आप फॉलो करते हैं सेट ऑफ लोकेंट अगर सेम हो तो आप अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं, उस तरफ से चलेंगे जहाँ से पहला अल्फ़ाबेट आपको मिलेगा। तो अगर क्लोरो और मिथाइल में देखें तो क्लोरो और मिथाइल में C पहले आता है या M पहले आता है? ऑब्वियसली C पहले आएगा। तो आप किस तरफ से चलेंगे नंबरिंग में? क्लोरो की तरफ से। तो क्लोरो की तरफ से अगर आप चलेंगे तो क्लोरो को छोटा नंबर मिलेगा, तो 2 क्लोरो होना चाहिए और 4 पे मिथाइल आना चाहिए। तो C में भी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप D में देखें ब्यूट 3-ine-1-ol, ठीक है, तो दोनों ब्यूट हैं, 4-ol। अब देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जो है उसको दिया हुआ है। सेकंड में 4th पोजीशन पे OH ग्रुप लिया है और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है? ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो अगर आप दोनों को ड्रॉ करें, देखिए ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब फर्स्ट में थर्ड पे आइन है तो 1 2 3 4, तो थर्ड पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। जनरली ट्रिपल बॉन्ड को हम स्ट्रेट लिखते हैं, बट चलिए कन्वीनियंस के लिए हमने लिख दिया। और 1 पे ओल है, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दिया। सेकंड केस में भी आपके पास 4 कार्बन हैं और ये 4 पे लगा रहा है OH और 1 पे लगा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो कंपाउंड यही है, इसी को उल्टा करके आप देखें तो ये कंपाउंड है, बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? नंबरिंग हमेशा अल्कोहल से स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि वो फंक्शन ग्रुप है। तो 1 पे हमेशा ओल रहेगा, तो 1-ol इज द करेक्ट। तो चारों ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नाम दिया गया है दैट इज द करेक्ट IUPAC नेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द फॉर्मूलाज फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए होमोलोगस में आप क्या करते हैं? CH2 ऐड करते जाते हैं। तो आपके पास है H, COH,
एक CH2 आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि ये H और CH2 मिला के CH3 हो जाएंगे, तो CH3 COH। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक CH2 ऐड कर दें तो CH3 CH2 COH। नेक्स्ट इसी तरह से आप CH2 ऐड करते रहें, CH3 ट्वाइस। कितने मेंबरों के फर्स्ट 5 मेंबर, तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज CH3 CH2 थ्राइस। उसी तरह से सेकंड में क्या करेंगे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपको एसीटोन दिया गया है, तो इसमें आप चाहे यहाँ पर CH2 ऐड करें चाहे यहाँ पर CH2 ऐड करें, एक ही बात है। तो चलिए हम लेफ्ट में करते हैं, तो CH3 CH2 COCH3 CH3 CH2 ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज में सिंपली CH2 ऐड करते जा सकते हैं। थर्ड में HCH डबल बॉन्ड CH2। अब ये गलती यहां मत करना कि CH2 को यहां ऐड नहीं करना है, इसको हमेशा यहीं ऐड करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच में आप CH2 नहीं डाल सकते, ठीक है, वो होमोलोगस सीरीज नहीं होगी। तो इसका क्या आएगा, यहां पर एक CH2 डालेंगे तो ये CH3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 ट्वाइस, ओके। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, एस्टर में ध्यान रखना है, अगर आपके पास COR है एस्टर, तो CH2 को यहां ऐड करना है, यहां मत कर देना ऐड कि OCH3 की जगह आपने OCH2 CH3 कर दिया, ठीक है। OR को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो मेन कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन में आप कार्बन कार्बन के बीच में CH2 ग्रुप ऐड करते हैं। 7th प्रॉब्लम, गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप्स, ओके। तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हमें देने हैं और कंडेंस्ड फॉर्मूला भी देना है, ठीक है, और आपको साथ में उसका फंक्शन ग्रुप भी आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 2 2 4, अब देखिए नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, तो 2 2 2 पे ब्रांचेज हैं, 3 4 4 पे एक ब्रांच है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो ये मिथाइल हैं, तो ये CH3, ये भी CH3, और बाकी जगह अगर आप कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा। कार्बन के 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ एक H आएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं तो CH2 होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं और इसमें यहाँ 3 आ जाएंगे। तो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसी को अगर आपने बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो क्या होगा ये, ठीक है। देखिए CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ओके। अब इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है, फंक्शन ग्रुप इज एल्केन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सेकंड देखिए 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड नहीं लिखा है यहाँ पे। ओइक का मतलब होता है, अगर मैं आपको इस तरह से लिखूं CH3 CH2 COH, तो उसका नाम क्या देंगे आप, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो उसको प्रोपेनोइक क्यों लिखा आपने, ओइक क्यों लिखा, कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आप 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं, तो जो COH है इसके कार्बन को आपने नंबरिंग में इंक्लूड कर लिया है। मतलब जब आप प्रॉप लिख रहे हैं तो प्रॉप में ये कार्बन ऑलरेडी आपने कंसीडर कर लिया है, तो अब सिर्फ ओइक लिखने की जरूरत है, ओके। आप COH को अगर कार्बोक्सिलिक लिख रहे हैं मतलब उसके कार्बन को आपने कार्बोक्सिल में रखा है, ठीक है। देखिए इसको अगर आप प्रोपेन कार्बोक्सिलिक लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि 3 कार्बन मेन चेन में है और 1 कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप में COH, तो 4 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको, ये तो जस्ट एग्जांपल है। तो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन, देखिए प्रोपेन लिखते हैं हम
3 हमारे पास कार्बन आ गए प्रोपेन के, ठीक है। 1 2 3 तीनों पे क्या लगे हैं, 3 ट्राई, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हैं, मतलब तीनों पे 3 COH हम लगा सकते हैं, ओके। और 2 पे क्या लगा है, 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी OH। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड है यहाँ पे, तो CH2 हो जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ये CH2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपके पास 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इसको बोलेंगे कि इसको हमने ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा। ओइक एसिड इसलिए नहीं लिखा, मान लेते हैं कि अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट से यहाँ स्टार्ट करते, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते आप, 3 के बाद या तो यहाँ 4 आते या फिर 4 और 5। उसमें प्रॉब्लम क्या होती कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आपने मेन चेन में काउंट कर लिया, बीच वाला तो रह गया। तो रूल ये बोलता है कि या तो आप सारे के सारे कार्बोक्सिलिक जो हैं ग्रुप्स उनको काउंट करें, उनको कंसीडर करें मेन चेन के अंदर, या फिर आप सबको ही बाहर रखें, ठीक है। तो क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप है तो आप फर्स्ट और लास्ट को ही कंसीडर कर सकते हो मेन चेन में, मिडिल वाले को नहीं कर सकते। तो इसलिए रूल बोलता है कि अगर आप तीनों को कंसीडर नहीं कर सकते तो तीनों को ही बाहर रखो, ठीक है। तो नंबरिंग क्या होगी इसकी, इस तरह से इसकी नंबरिंग नहीं होती, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3, तीनों ही बाहर रहते हैं। और क्योंकि तीनों बाहर रहते हैं तो इनके कार्बन को कंसीडर करने के लिए आपको उसको कार्बोक्सिलिक लिखना पड़ता है, ना कि ओइक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो ये इसका हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। और अगर आप इसको लिखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा इस तरह से COH ये आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आ गया। थर्ड में हेक्सेन डाइअल, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 डाइअल। अब देखिए अल का मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कहाँ पर मिलता है, टर्मिनल पोजीशन पे। डाई का मतलब है 2 अल्डिहाइड है, 2 अल्डिहाइड कहाँ मिलेंगे आपको, एक आपको यहाँ मिल जाएगा इस टर्मिनल पोजीशन पे और एक आपको लेफ्ट टर्मिनल पे मिल जाएगा। और बाकी सब जगह आप जस्ट वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, CH2 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 CH2, ठीक है। और इसको अगर आपने बॉन्ड लाइन में लिखना है तो 6 कार्बन है, ठीक है, 2 4 6। लास्ट पोजीशन पे यहाँ आपने CHO लिख दिया और इसको भी आपने CHO लिख दिया। ये हो गया आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, बीच में आपको कभी कभी ये तो नहीं लगता कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, कि जो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं उन्हें भी मैं बार बार स्ट्रेस दे के समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि मुझे नहीं पता कि आपको बेसिक कितना आता है या कितना नहीं आता। हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी सॉल्व करने आती हो या आपको बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट एनसीईआरटी को, वो भी इसको लेक्चर को देख के उसे समझ आए कि रूल क्या बोलते हैं, हम क्यों एक पर्टिकुलर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको ये समझाना कि इसका यही सॉल्यूशन क्यों है, हम किसी और तरीके से इसको सॉल्व अगर कर सकते हैं तो कैसे, या अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज हाउ यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम, हाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ओके। सो ऑलवेज लर्न द अप्रोच, डोंट फोकस ऑन द सोल्यूशन कि आंसर क्या आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन पार्ट पे ले जाके भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो कंसेप्चुअल पॉइंट से वो क्लियर हो गया, क्या करना था आपने कर दिया। जो कैलकुलेशन है वो मैथ का पार्ट है, ठीक है। तो उसको मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए फर्स्ट में CHO अल्डिहाइड है, OCH3 मिथॉक्सी, OH हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन को नहीं लेंगे क्योंकि ये बेंजीन का पार्ट है, तो उसको एरोमेटिक में ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको बेंजीन ही बोल सकते हैं आप फंक्शन ग्रुप को। फोर्थ यहाँ पर NH2 का मतलब है अमीन, ठीक है। इसको वैसे आई थिंक लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको इतना तो आता ही है, COOR, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये एस्टर पार्ट है, C डबल बॉन्ड OOR, और एस्टर में आगे जाके इसकी ब्रांच में OR में NC2H5 ट्वाइस है, मतलब यहाँ पर क्या है, डाई
इथाइल अमीन, तो ये हो गया डाई इथाइल अमीन और ये पार्ट हो गया एस्टर। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप दिखा है, इसका मतलब ये हम नाइट्रो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस चेन में डबल बॉन्ड है तो ये इन या एल्कीन, ठीक है, और ये बेंजीन भी अपने आप में एक फंक्शन ग्रुप होगा एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन ग्रुप्स हो गए तीनों कंपाउंड्स के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द टू, इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं, NO2 CH2 CH2 O नेगेटिव और CH3 CH2 O नेगेटिव। तो पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और क्यों है। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, एनायंस हैं। अब किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर आप बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो चार्ज स्ट्रक्चर हमेशा अनस्टेबल होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। तो चार्ज स्ट्रक्चर को स्टेबल आप कैसे कर सकते हैं, आप इसे ऐसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ग्लास की शीट हो, ठीक है, आपके पास एक बड़ी ग्लास की शीट है, उस ग्लास की शीट के ऊपर आपको 4 ईंटें रखनी हैं। तो अगर आप 4 ईंटों को कॉर्नर पे रखते हैं, हर एक ईंट को एक एक कॉर्नर पे रखते हैं ग्लास के, तब वो अच्छा रहेगा, या फिर ग्लास के बीचों बीच आप चारों के एक के ऊपर एक स्टैक करके रख देते हैं तो अच्छा रहेगा। किस केस में ग्लास टूट सकता है, तो आप बोलेंगे अगर चारों के एक के ऊपर एक स्टैक कर देंगे तो ग्लास के टूटने के चांस ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने लोड को कंसंट्रेट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। लोड क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे सारा फोकस हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। यही एग्जांपल अगर आपको दूंगा, जब आप अपना स्कूल बैग कैरी करते हो तो स्कूल बैग में जो स्ट्रैप हैं, जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं, वो काफ़ी चौड़े होते हैं, ताकि क्या हो, आपका जो लोड है वो शोल्डर के ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो जाए। अगर आप उसकी जगह बहुत पतले उसमें उसको आप रस्सी से बांध दें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उस लोड को कैरी करने में। तो उसी तरह से जिस तरह से लोड को हम जितना फैला दें उतना सिस्टम स्टेबल होता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज को आप जितना फैला सकें मॉलिक्यूल में उतना ही सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। तो चार्ज को फैलाते कैसे हैं, जब आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो रेजोनेंस में हम करते क्या हैं, डीलोकलाइजेशन का मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अभी जंप करके यहाँ चला गया, अभी जंप करके यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जिससे चार्ज फैल रहा है सिस्टम में, डीलोकलाइज हो रहा है। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज अगर किसी तरह से सिस्टम में स्प्रेड हो सके तो ये स्टेबल होगा। अब स्प्रेड कैसे होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब इसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब किसी के पास ज़्यादा है तो वो कैसे स्प्रेड करेगा, दूसरों को देके, ठीक है। तो NO2 यहाँ पर कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये -I ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लेता है। तो जिसके पास ज़्यादा है ये इसको डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो फैल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अब CH3 की अगर हम बात करें या CH3 CH2 की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +I ग्रुप है, ये उल्टा दे रहा है। अब जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसको आप और देते जा रहे हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो उसको कंसंट्रेट कर रहे हो। एक बहुत अमीर आदमी, उसको जाके आपने डोनेशन देके अगर आ गए तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं उसमें होने वाला, ठीक है। तो आप उसको कंसंट्रेट कर रहे हो पैसे को। तो अमीर आदमी है वो क्या करेगा, वो पैसे को बांटेगा, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो देगा दूसरों को, तब वो स्टेबल होगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कुछ भी नहीं है, बेचारा बिल्कुल खाली है, उसको अगर लोग देंगे तब वो स्टेबल होगा। तो ये जो डोनेटिंग ग्रुप है ये किसको स्टेबल करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब ये स्टेबल करेगा अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता। तो ये समझ आ गया आपको कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करते हैं, जो विड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं उसको, और पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करते हैं, जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल बिकॉज नाइट्रो ग्रुप एक्ट्स एज अ -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इट अट्रैक्ट्स और इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इसको याद रखना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज को आप जितना फैला सकेंगे उतना ही सिस्टम स्टेबल होता जाएगा।
अब देखिए 10th क्वेश्चन, लाइक एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम का मतलब हुआ, देखिए अल्काइल ग्रुप हैं, तो 10th प्रॉब्लम में मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 और इसको अटैच कर देते हैं हम एक पाई सिस्टम के साथ, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका पाई सिस्टम, ये होगा अल्काइल ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कैसे काम करता है कि ये जो आपका CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस पाई सिस्टम की तरफ। वो इस वजह से करता है क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से। तो अभी ये दो ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एडजेसेंट, देखिए जो पाई बॉन्ड है इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन्स अगर लगी हों तो ये CH बॉन्ड है, इसका ये जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये पूरा जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जब इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, देखिए अभी ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है इसने, ठीक है, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब अगर ये बगल वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे तो ऑब्वियसली ये वाला ओवरलैप तो वीक होता जाएगा ना हाइड्रोजन के साथ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, ये ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है जिसे ये ओवरलैपिंग टूट जाती है। तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास CH3 ग्रुप था, तो ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर इस मिडिल वाले कार्बन को अगर आप देखें तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, अगर एक नया बॉन्ड आप बनाते हैं तो 5 हो जाएंगे, तो 5 नहीं हो सकते, इसलिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपने आप में क्या है, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके, या बेकरनाथन इफेक्ट। तो क्या किया हमने, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन का बॉन्ड चला गया तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों चले गए ना, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन भी चला गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, ये नेगेटिव आ गया। तो पूरा चार्ज भी कंजर्व्ड है, पहले आपके पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल है, 1 नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये देखिए ये होगी हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जैसे ये CH बॉन्ड आपने तोड़ा है, नेक्स्ट टाइम आप इसको तोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिस्टम है, उससे बगल वाले कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन लगी हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन वो कर सकता है। तो अगली बार हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा बॉन्ड और ये वाला टूट जाएगा लेफ्ट वाला, ठीक है। और अभी एक और, ये नीचे वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है उसको तोड़ देंगे तो ये H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव हो गया, ओके। तो ये आपके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ गए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वो मेथड है या वो रीजन है जिसकी वजह से अल्काइल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम करते हैं जब वो पाई सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। और एक और भी इसमें एग्जांपल है, सिर्फ पाई सिस्टम नहीं, अगर हम इस तरह से अल्काइल ग्रुप को एक कार्बोकैटायन के साथ अटैच कर दें, देखिए कार्बोकैटायन का मतलब है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब है इसके पास भी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो इसके साथ भी ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ फिर से ये H पॉजिटिव बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन में भी करता है, ठीक है। तो बगल में चाहे पाई सिस्टम हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाते हैं, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दैट इज द 10th क्वेश्चन, ओके। So in the next video we will start with the 11th question, okay. So we will have 4 video lectures, each one covering 10 questions of this chapter, okay. Thank you for your time, have a nice day.